सबसे बढ़िया जो मैं जिसको बोलता हूँ वो नमाज कुंडली है। नमाज कुंडली से हमें शादी के बारे में बहुत एग्जैक्ट पता होता है। ऐसा कौन से हाउसेज हैं नमाज में जो मांगलिक दोष करे देखे जाते हैं पर्टिकुलरली? कई बार क्या होता है कि मंगल आपको तो यहाँ दिख रहा है कि मांगलिक है, और जब हम नमाज कुंडली में जाकर देखते हैं तो वो मांगलिक हमें नजर ही नहीं आता वहाँ पे। मांगलिक दोष टेक्निकली होता क्या है? मांगलिक दोष ये होता है कि जब मंगल कुंडली में किन्हीं हाउसेज में आके बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, सेकंड हाउस में बैठ जाए, फोर्थ हाउस में बैठ जाए, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, तो हम लोगों को जनरली बोल देते हैं कि बहुत लोगों ने ऐसा डर का माहौल बना रखा है कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक है। मैं वही बार बार सबसे कहना चाहता हूँ कि एक मांगलिक वर्ड सुन के आप डरो नहीं। जब हम शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल क्या होता है कि कहीं लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं? क्यों इतना हाइप्ड बना रखा है, या हम लोगों ने इसको इतना डर के पर्सपेक्टिव से देखते आए हैं? क्या सिर्फ लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल स्ट्रांग होना या मंगल के इफेक्ट्स होना क्या मांगलिक दोष एक्चुअली होता है? लोग कहते हैं कि मांगलिक दोष अगर है किसी की कुंडली में तो उनकी शादी नहीं चलती या शादी टूट जाती है। तो एक्चुअली क्या इफ़ेक्ट आते हैं मांगलिक दोष के बाद? और हमने काफ़ी ऐसे निवारण भी देखे हैं, काफ़ी ऐसी रेमेडीज़ देखी हैं, जैसे पेड़ से शादी कर देना, मटके से शादी करा देना या बहुत कुछ। तो क्या ये इफ़ेक्टिव है? आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने वापस से जुड़े हैं हरविंदर जी, जो कि कुंडलिनी ज्योतिष से हैं और जो कि खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इन ऑकल्ट साइंसेस की मदद से उन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि ये मांगलिक दोष एक्चुअली होता क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि मांगलिक दोष टेक्निकली होता क्या है? मांगलिक दोष ये होता है कि जब मंगल पर्टिकुलर कुंडली में किन्हीं हाउसेज में आके बैठ जाए, जैसे कि लगन में बैठ जाए, सेकंड हाउस में बैठ जाए, फोर्थ हाउस में बैठ जाए, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, तो हम लोगों को जनरली बोल देते हैं कि भाई ये बच्चा या लड़की मांगलिक है। तो इसको हम समझते हैं कि लगन कुंडली में जब इन हाउसेज में बैठेगा मंगल, तो वो उसको हम मांगलिक बोलते हैं। तो सर मंगल को इतना स्ट्रांगली शादी से ही क्यों जोड़ा जाता है? भाई मंगल जो है वो हमारी कुंडली में हमें जो है ना एक तरीके से पावर देता है, डिसीजन मेकर है, और कहीं ना कहीं हमारा जुनून भी हमें दिखाता है हमारा कुंडली के अंदर। अच्छा। तो विवाह एक ना एक तरीके से पार्टनरशिप है अपनी, ठीक है ना। और अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारी को लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं दोनों की लाइफ में। तो ओके। इसलिए थोड़ा सा इसको हम ज़्यादा देखते हैं। तो मतलब चार्ट के अंदर मंगल होना ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि चार्ट के अंदर मंगल तो होना ही है, होता ही है, लेकिन मंगल कहाँ बैठा हुआ है, अगर मांगलिक भी है, तो वो मतलब कि किसकी दृष्टि पड़ रही है, कहाँ है, वो बहुत कुछ, इसके लिए बहुत कुछ देखा जाता है चार्ट के अंदर, कि सिर्फ़ एक ये देख के कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है और उसको ये बोल देना कि मांगलिक है, मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। ओके। तो सर मांगलिक दोष को ना सोसाइटी में अननेसेसरली बहुत एग्जैगरेट क्यों किया जाता है? क्यों इतना फैलाया जाता है कि मांगलिक दोष है? नहीं, वो लोगों में थोड़ा-सा एक डर बन गया है, डर का एक माहौल बन गया है मंगल को लेके। लेकिन मैं ऐसा समझता नहीं कि अगर कोई बंदा मांगलिक भी है तो उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एक मंगल मतलब एक ऐसे घर में जाके बैठ गया, जैसे मान लो 12वें घर में बैठ गया तो हम बोलते हैं मांगलिक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको तंग ही करेगा, तो उसके लिए और बहुत कुछ देखा था, वो किसकी राशि में बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि में बैठा हुआ है, और क्या होने वाला है उस लाइफ में, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो सर अगर मंगल किसी पर्टिकुलर एक हाउस में है और लोग बोल देते हैं कि मांगलिक है, उसको डिक्लेयर किया जाता है वो मांगलिक से, तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मंगल किसी एक मतलब कि घर पे आ गए हैं, जैसे मान लो कि अपना 12th हाउस में बैठ गया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ से वो मांगलिक हो गया, ऐसा नहीं है कि मंगल कहीं भी बैठा हो, उसके लिए हमारे को उसकी नमाज कुंडली भी देखनी पड़ती है, मंगल की दृष्टि कहाँ जा रही है वो भी देखना पड़ता है, लगन से भी कुंडली देखनी पड़ती है, और अपना बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो मांगलिक इश्यू आ रहा है, वो उसके लिए है भी है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम सोचें कि भई पर्टिकुलर एक हाउस में बैठ के और हम देखें कि मंगल आ गया लगन कुंडली में, तो वो हो गया नहीं। कई बार होता है कि नमाज कुंडली में उसकी पोज़ीशन अच्छी हो जाती है, तो हम उसको नहीं मानते उसको इतना। तो सर मांगलिक दोष होने के क्या-क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं?
मांगलिक दोष के कॉम्बिनेशन जैसे कई बार तो आंशिक मांगलिक होता है, जैसे हम बोलते हैं, या कई बार हमें चंद्र लगन से भी मांगलिक देखते हैं, हम शुक्र लगन से भी, शुक्र का लगन बना के भी मांगलिक को चेक करते हैं। तो अलग अलग तरीके से मांगलिक को देखा जाता है, पर्टिकुलर एक चीज़ को नहीं देखा जाता। तो मतलब मांगलिक होना इट मीन्स मैरिटल प्रॉब्लम्स होना, क्या ये दोनों का सिमिलैरिटीज है? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मांगलिक हो तो आपकी शादी खराब हो जाएगी। मैंने ऐसे बहुत से चार्ट रीड किए हैं, और जिसमें कि मंगल बिल्कुल ही मतलब ऐसी जगह बैठा हुआ है, लोग जिसको हम वैदिक स्टाइल से बोलते हैं कि हम ये मांगलिक हैं, लेकिन उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है। उनकी लाइफ अच्छा। में कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मैंने कहा ना कि एक पर्टिकुलर हाउस में मंगल का बैठ जाने से हम उसको मांगलिक नहीं कहते हैं। चंद्र कुंडली से भी देख रहे हैं, हम शुक्र लगन से भी देख रहे हैं। तो मैंने कहा ना, हर चीज़ से हमें नोट करना पड़ता है कि उस पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। फिर दशा भी देखनी पड़ती है कि हमारे पे क्या आ रही है, हमें दे रही है। अच्छा, तो दशा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल, अगर दशा के अंदर ही हमारे को लड़ाई झगड़ा या कोई हमारे को ऐसा नज़र आ रहा है कि भई कोई डिवोर्स वाली बात नज़र आ रही है, तो फिर वो हम ये कह देते हैं कि भई मंगल के कारण हुआ है। अच्छा, तो सर ऐसे कौन-कौन सी कुंडली के चार्ट्स हैं? जैसे आपने बताया कि शुक्र कुंडली हो गई, चंद्र कुंडली हो गई, ऐसे और कौन-कौन से चार्ट्स हमें एनालाइज़ करने होते हैं? देखो, सबसे पहले शादी के लिए तो देखो हम 7th हाउस को देख के चलते हैं कि भई अगर वो मैरिज लाइफ़ के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। कई बार तो लोग उसमें मंगल को जोड़ के चलते हैं। मंगल देखना, मंगल शुक्र को तो देखना ज़रूरी है ही है, क्योंकि वो तो मैरिज के लिए मेन है ही है। जी। ठीक है ना? अगर हम शुक्र लगन को बना के भी देखें कि भई क्या हमारे को वहाँ से भी अगर वो क्या दिख रहा है कुंडली के बारे में, या सबसे अच्छा तो सबसे बढ़िया जो मैं जिसको बोलता हूँ वो नमाज कुंडली है। कि अच्छा। नमाज कुंडली से हमें शादी के बारे में बहुत एग्ज़ैक्ट पता होता है। कई बार हमें जो चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पे मांगलिक है, और वहाँ जाके हमारे को लगता है कि नहीं, ये तो शादी बहुत अच्छी चलने वाली है। अच्छा, तो ऐसा कौन से हाउसेज़ हैं नवमास में जो मांगलिक दोष के लिए देखे जाते हैं पर्टिकुलरली? नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि मंगल आपको तो यहाँ दिख रहा है कि मांगलिक है, और जब हम नमाज कुंडली में जाके देखते हैं तो वो मांगलिक हमें नज़र ही नहीं आता वहाँ पे। अच्छा, तो ऐसा भी होता है। तो सर अगर दोनों पार्टनर्स ही मांगलिक हों, तो क्या उनकी जो इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि उन दोनों की लाइफ में इश्यू आ रहे हैं तो मंगल की वजह से हैं। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि दोनों की एनर्जी से वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि हम जब तक पूरे कुंडली को एनालाइज़ ना कर लें, तब तक हम किसी भी प्लैनेट के ऊपर ये नहीं आके बोल सकते कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इनको, ये मंगल के कारण आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। तो अच्छा। पहले कुंडली को पूरा एनालाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि भई बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे है, और वो मंगल के कारण है, या जैसे लोग कहते हैं कि भई मांगलिक है तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो लेकिन मैं उसको बहुत कुछ डीप स्टडी करने के, मंगल को बहुत डीप स्टडी में जाके देखना पड़ता है। तो वो कौन-कौन से इफ़ेक्ट दिखाता है, तो वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है? देखो, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं। अब वो ज़्यादातर लोग आते हैं कि नहीं, ये हमारा बच्चा या हमारी बेटी जो है वो मांगलिक है, शायद इसलिए आ रही है। तो उसके रीज़न मंगल से भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद चार्ट को भी देखना ज़रूरी है कि आपके चार्ट में क्या दिखा रहा है, कि भई आपकी दशा क्या दिखा रही है, कि वो कहीं ऐसे हाउसेस को लेके चल रही है जो झगड़े चल रहे हैं, या ऐसा प्लैनेट आया हुआ है जो कुछ टाइम के लिए आया हुआ है। तो उसको हम देख के वही कह रहा हूँ, पूरा जब तक स्टडी नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी भी चीज़ के लिए रिजल्ट दे देना वो बड़ा जल्दबाजी होगी। बिल्कुल सही। लोग इसीलिए इतना ज़्यादा डर में आ जाते हैं क्योंकि हम मंगल को लेके बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें भ्रम फैला रखा है। बहुत लोगों ने ऐसा डर का माहौल बना रखा है कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक है और अगर नॉर्मल भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा सीधा ध्यान वहीं जाता है। नहीं, मैं तो एक सीधी एक बात ही कहना चाहूँगा कि मंगल कहीं भी बैठा हो, अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आप मांगलिक हो, ज्योतिष हमारे बताते हैं कि वो मांगलिक है, जी। तो उसमें डरने की बात नहीं है। सिर्फ़ एक हाउस को देख के आप मंगल को कि भई मांगलिक बन रहा है तो मैं इसको बोल दूँ मांगलिक है, उसके लिए बहुत कुछ डीप स्टडी है। पूरी जब तक कुंडली एनालाइज़ नहीं होगी तब तक किसी भी डिसीज़न पे जाना बहुत ही बड़ी बात होगी। तो सर कुंडली में सिर्फ मांगलिक से कंपैटिबिलिटी दिखाई जाती है या फिर और भी कई फैक्टर्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं? नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कुंडली के अंदर, ऐसा नहीं है। गुण मिलान है, और अपना शुक्र की क्या उसमें है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है, और अपना नवांश कुंडली जो मेन है मैंने बताया आपको। तो सारा कुछ मिला के ही हम एक डिसीजन पे आते हैं। फिर दशा को भी देखते हैं कि दशा क्या दिखा रही है हमारे को। अच्छा, तो सिर्फ मंगल होना या मंगल की कोई प्लेसमेंट सिर्फ मैरिज के लिए देखना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओवरऑल उसको एनालाइज करना इम्पोर्टेंट होता है। मंगल को दिमाग में रख के हम स्टडी करते हैं, लेकिन मंगल के कारण ये सब हो रहा है ऐसा नहीं हम कह सकते। अच्छा। मंगल को ध्यान रखा जाता है कि अगर हम लड़की की शादी देख रहे हैं तो मंगल कहाँ है, या लड़की में लड़का मंगलिक तो नहीं है, तो उस मंगलिक वो है तो उस कितने परसेंट है।
अच्छा। आंशिक तो नहीं है, मैंने कहा ना जैसे बताया आंशिक भी होता है, तो वो या पूर्ण मांगलिक है या उसको नमाज कुंडली में मंगल की क्या पोजीशन है, वो सारा कुछ नोट करना पड़ेगा अपने को। तो सर स्ट्रॉन्ग मार्स होना और या फिर प्रॉब्लमैटिक मार्स होना, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो आपकी कुंडली में अगर स्ट्रॉन्ग मार्स है तो आपकी डिसीजन पावर अच्छी होगी, आप लीड कर सकते हो और मतलब आपके अंदर आप बिल्कुल ना मतलब ऐसा होगा कि आप किसी भी काम के लिए आपको मतलब आप पीछे नहीं हटने वाले। और यही अगर मान लो आपका जो मार्स थोड़ा वीक है या ऐसे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आदमी थोड़ा सा आपका डिसीजन लेने में दिक्कत होगी या जल्दी गुस्सा आ जाएगा या झगड़े करता रहेगा, तो ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, तो एक मार्स सब कुछ दिखाता है। मार्स हमारी पावर है, तो पावर हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, वो साथ में बैठे प्लैनेट्स या उस पे दृष्टि डालने वाले प्लैनेट्स वो बताते हैं। ओके। और मार्स खुद कहाँ बैठा हुआ है, ये भी बड़ा कंसीडर करना पड़ता है और किस राशि में बैठा हुआ है, ये भी बहुत देखना पड़ता है। लेकिन सर हम लोगों ने मंगल की जो एनर्जी हमेशा मैंने सुनी है या हम लोग देखते आए हैं, वो बहुत एग्रेसिव मानी जाती है। तो क्या सिर्फ ये एग्रेसिव है या फिर और कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं, मंगल की ऊर्जा अच्छी होती है और अगर इसको सही हम डायरेक्शन मिले, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। जैसे कि हमारे जो स्पोर्ट्स जितने भी प्लेयर्स होते हैं, तो उनमें क्या है, उनका मंगल जिस हाउस में बैठा है, वो उनको पावर दे रहा है, तभी तो वो स्पोर्ट्स के अंदर खेल पा रहे हैं। ओके। नहीं तो वो लोग खेल ही नहीं पाएँगे। अब मान लो जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनकी कुंडली मेरे को थोड़ी-सी ध्यान है, तो उनका मंगल जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, ओके। ठीक है? लेकिन बैठा हुआ है मकर राशि में, उच्च का होके बैठा हुआ है और साथ में गुरु के साथ बैठा हुआ है जो कि गुरु 5th लॉर्ड है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तभी उनको देखो नेम फेम भी मिल गया गुरु के कारण और साथ में मंगल की एनर्जी जो 5th हाउस की थी वो भी मिली। तो स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने अच्छा किया। तो ओके। वही कहना कि खाली एक मंगल को देख के कहना उसके साथ कौन से प्लैनेट हैं, किस हाउस में बैठा हुआ है, सारा कंसीडर करना पड़ेगा अपने को। तब जाके हम बोल पाएँगे कि हाँ, मंगल हमारे को क्या इफ़ेक्ट दे रहा है। तो सर क्या कुछ कंडीशंस में ये मांगलिक दोष कैंसिल भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मंगल दोष खत्म हो जाता है। मंगल अपनी राशि में बैठा हो, उसकी राशि में बैठा हो या मंगल पे गुरु की दृष्टि हो और नमाज में कहाँ गया हुआ है, तो सारा कुछ देखने पे पता चलता है कि मंगल हमारे को मांगलिक है भी या नहीं है, ये खत्म हो गया। अच्छा, ऐसे सिचुएशंस आती हैं आपके पास? हाँ, ऐसे बहुत से चार्ट देखे हैं जहाँ मैंने देखा कि मांगलिक है, लेकिन नमाज कुंडली में मुझे नहीं नज़र आया कि इतना मंगल का उस पे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो क्या सर ये रेमेडीज जो हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, तो ये हर मांगलिक केसेस में ज़रूरी होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप को ये बोला गया है कि आप मांगलिक हो तो आप रेमेडी करने चले पड़े हो, ऐसा नहीं है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर बिन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई रेमेडी करनी चाहिए। बिना बीमारी के कोई दवाई नहीं खानी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। तो सर ये रेमेडीज कब परफॉर्म करनी चाहिए? जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ, भाई मेरी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या कोई मतलब कि झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, तो तब जाके हम थोड़ा-सा सोचते हैं कि भई क्या वो भी कुंडली जब तक एनालाइज़ ना हो तब तक मैं किसी को रेमेडी भी नहीं बोलता ऐसे करने के लिए। अच्छा, तो सर सबसे फेवरेट या कह लीजिए सबसे पॉपुलर रेमेडी यही है कि अगर मांगलिक दोष है तो पेड़ से शादी करा दी जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे शादी करा दी जाती है। उसके कॉन्सेप्ट अलग हैं शादी कराने के, मांगलिक होने से शादी का कोई वो नहीं है। जब तक मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ कि चाहे वो लगन में बैठा हो, चाहे वो दूसरे हाउस में बैठा हो, चाहे चौथे में बैठा हो, चाहे 7वें में, 8वें में, 12वें में, मंगल कहीं भी बैठ जाए, लेकिन उसके बाद क्या दशा चल रही है, लगन कुंडली से कहाँ दिखा रहा है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है, चंद्र कुंडली से कहाँ बैठा हुआ है या शुक्र कुंडली से भी हम कई बार लगा के देख लेते हैं और उसके बाद नमाज में उसकी क्या पोजीशन है, तो जाके हम डिसीजन ले पाते हैं कि भई यहाँ मंगल इसको क्या इफ़ेक्ट देगा या ओके। वो मांगलिक है भी या नहीं है। इसलिए किसी एक पर्टिकुलर हाउस को लेके बोलना कि भैया ये मांगलिक है, मैं नहीं समझता ये ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक डर का माहौल पैदा करेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अपना चार्ट किसी भी एस्ट्रोलॉजर से एक बार कंसल्ट करें, दिखाएँ कि भई हाँ, शादी से पहले मैं तो ये बोलता हूँ कि एक बार चार्ट ज़रूर दिखा लें कि जो भी कोई चीज़ आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो प्रॉब्लम वहाँ से ख़त्म हो जाए। ताकि आपको वहाँ उससे छोटी-मोटी जो रेमेडी मिलेगी उससे आप उससे अपना टाइम अच्छा निकाल लोगे आगे। अब ओके। पता लगे कि वो आपने शादी कर ली और बाद में जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर आप रेमेडी लेने आओगे तो मैं नहीं समझता कि इतना पावरफुल फिर वहाँ पे हम इफ़ेक्ट दे पाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप शादी करने जा रहे हो और या शादी के लिए देख रहे हो,
तो पहले अपनी कुंडली फिर आने वाले जो भी आपका पार्टनर है उसके चार्ट को एक बार एनालाइज जरूर करना चाहिए। तो सर लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं जब उन्हें सबसे पहले मांगलिक बोला जाता है तो? देखो, जब कोई एस्ट्रोलॉजर किसी को बताता है कि आप मांगलिक हो, तो लोग ना पहले तो डर जाते हैं या और डर जाते हैं और बड़ी जल्दी डिसीजन लेते हैं कि हम यही कर लें या वो कर लें, या कई तो ऐसे देखे हैं बिना पूछे ही अपनी रेमेडियाँ करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मांगलिक होने से, अगर आपको बताया भी गया, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता भी दिया कि मांगलिक है, हुँ, तो उनसे ये भी पूछो कि उस मांगलिक का अपने पे कितना इफ़ेक्ट आने वाला है। तो अच्छा, वो भी देखना ज़रूरी है। ओके। तो समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि वो इंसान मांगलिक हो लेकिन उसका इफ़ेक्ट इतना ना हो? ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने बताया ना कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है उससे नहीं, मंगल आगे दशा से भी देखना पड़ेगा, नमाज में भी देखना पड़ेगा कि मांगलिक बन रहा है नहीं बन रहा। मैं वही बार-बार सबसे कहना चाहता हूँ कि एक मांगलिक वर्ड सुन के आप डरो नहीं। सही बात है क्योंकि पंडित जी जो हमारे जिनके पास हम अपनी कुंडली लेके जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप कर रखा है इसको। नहीं, देखो, एस्ट्रोलॉजर कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो तो जो आपकी कुंडली में बोलेगा। बिल्कुल। लेकिन वो हर एस्ट्रोलॉजर की कुंडली देखने का तरीका होता है कि वो एक तो होते हैं कि जो लगन कुंडली से देखा और बोल दिया कि भई ठीक है जी, आपकी तो ये यहाँ बैठ गया और आपको मांगलिक हो गए। तो लेकिन इसके बाद भी अपना देखना पड़ता है कि भई अगर मान लो नवांश कुंडली में कहाँ गया है, कई बार हम देखते हैं कि अपना नीलांचल भाव में कहाँ गया है मंगल, तो सारा कुछ नोट करना पड़ता है। एक जगह को देख के हम बोल दें कि भई मांगलिक हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, तो पर्टिकुलर एक हाउस को लेके अगर हम मांगलिक कंसीडर कर रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कभी है ही नहीं। मैं तो सबको बोलूँगा कि एक कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऊपर से अच्छी दिखती हैं, लेकिन अंदर से खराब होती हैं, और कुछ ऊपर से खराब होती हैं, अंदर अच्छी हो जाती हैं। सही बात तो है। दोनों चीज़ें हैं। तो सर अगर किसी को पता चले कि वो मांगलिक है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? पैनिक या फिर उसको समझना चाहिए कि क्या है उसकी लाइफ में? नहीं, अगर आपने जैसे आजकल बड़े लोग, मैं कई लोगों को देखा है कि जो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या जी। यूट्यूब से सुन लेते हैं, तो उनको अपनी कुंडली में वो मिला लेते हैं कि भाई मैं मांगलिक हो गया हूँ, वो खुद ही समझ लेते हैं मांगलिक हो गया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से बजा के अपनी कुंडली का एनालाइज कराएं, अपने आप डॉक्टर मत बनो। और कई बार ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो मंगल आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, ठीक है, आपने सोचा कि आप तो मांगलिक हो, लेकिन मेरे को तो ये लगता है कई बार वो मंगल आपके लिए बहुत बेनिफिट है, आपको हो सकता है आने वाले टाइम में आपको प्रॉपर्टी दिला दे। अच्छा। मेरे को 4th हाउस का अगर वो दशा आ गई और मंगल में, तो वहाँ से वो प्रॉपर्टी का भी योग भी बन जाएगा। तो मैंने कहा ना, हर अगर लगन में बैठा हुआ है तो आपको हो सकता है उस टाइम पे आपकी डिसीजन पावर आपके पास आ जाए। तो हर एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक चीज़ को लेके उसको मतलब मैंने बोला ना कि हर चीज़ का प्लस और माइनस दोनों होता है। तो अगर आप मंगल को आप देख रहे हो, शादी के लिए देख रहे हो, तो उसका इफेक्ट अलग है। अब मंगल को दशा से जोड़ के देख रहे हैं कि वो किन किन हाउसेस को लेके चल रहा है, उसका इफेक्ट अलग है। तो मैं ये नहीं समझता कि एक सिर्फ शादी के लिए मंगल ही इफ़ेक्ट है। हाँ, दशा अगर अच्छे हाउसेस को लेके चल रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि मंगल आपको कोई दिक्कत करने वाला है। हाँ, अगर कोई दशा भी खराब है, दशा ही 6th हाउस को लेके चल रही है, 12th हाउस को लेके चल रही है, कहीं तो कहीं न कहीं आपकी मैरिज हाउस थोड़ा-सा खराब हो जाता है। तो लोग कई बार उसको मंगल से जोड़ देते हैं कि सर ये आपका मांगलिक दोष है, तो इसलिए आपके ये झगड़े हो रहे हैं या आपकी शादी टूट गई है। तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे दशा का बहुत बड़ा रोल होता है और दशा हमें बताती है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके। ये नहीं है कि हम मांगलिक हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जी। ठीक है, आप लोग उसको लोगों ने उस चीज़ से जोड़ा हुआ है, मैं ये मना नहीं करता, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर मंगल 4th हाउस में बैठ गया तो उसके उसके उस्ता नमाज में कहीं और जाके बैठे, तो उसके कुछ और इफ़ेक्ट होंगे। तो इसलिए एक चीज़ को, एक हाउस को देख के बोलना किसी भी लिए कि मंगल मांगलिक है यहाँ से, मैं नहीं सही समझता। ओके। तो सर जाते-जाते आपका क्या मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए कि वो मांगलिक नाम सुन के या वर्ड सुन के सिर्फ डरे नहीं, उसको पहले समझें, उनको जानें? मैंने वही कहा कि आपको ये पता भी लग गया है कि आप मांगलिक हो, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले अपनी कुंडली को एनालाइज़ कराओ और उसके बाद जो छोटी-मोटी अगर कोई रेमेडी आपको अगर एस्ट्रोलॉजर देता है तो वो करो। और हो सकता है शायद आपको एस्ट्रोलॉजर पहले ही बता दे कि आप मांगलिक ऊपर से तो दिख रहे हो, शायद आपकी कुंडली में है ही या नहीं है। क्योंकि लगन में आपको दिख रहे हो मांगलिक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके भी आप मांगलिक निकलो। ओके। या फिर आपको दशा ऐसी आ रही है कि वो आपके मैरिज हाउस को कितना इफ़ेक्ट करने वाली है। तो सारी चीज़ें आके मैं कैलकुलेट करके मैं तो बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ को देख के बोल दूँगा। तो एस्ट्रोलॉजी है ही इतना डीप है कि आप किसी भी एक हाउस को देख के जल्दी डिसीज़न नहीं ले सकते आप। जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम और ऐसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे आगे आने वाली अपनी सीरीज़ में।
तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में हम किन बारे में बात करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर करें। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सर। नमस्कार।